हेलो बच्चों, एसके एकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आज हम काइनेमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोशन। तो बच्चों मोशन के बारे में हमको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मोशन का वो हम सब जानते हैं, बहुत ही प्रीवियस क्लासेस से मोशन के बारे में हमको पता है। तो आज हम उसके ऊपर जो है कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ बातें करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको पूछूंगा मोशन से रिलेटेड। तो आई होप कि आप सभी उसको आंसर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो बात है मोशन की, है ना। मोशन क्या है और किस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और किस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन एट रेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम कैसे बताते हैं या हम कैसे पता लगाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है ना। तो उसको हम उसके सराउंडिंग से पता लगाते हैं। सराउंडिंग का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, है ना, जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसके आसपास का जो सराउंडिंग है, आसपास की जो स्पेस है, वो उसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं, है ना। ट्रेन की विंडो से जब आप बाहर की तरफ देखते हैं तो आपको जो चीजें हैं वो मोशन में दिखती हैं, चीजें जो है वो पास आउट होती हुई नजर आती हैं। तो इसका मतलब ये कहते हो कि हम जो है वो मोशन में है, भी हमारी जो ट्रेन है वो मोशन कर रही है, वो गति कर रही है, राइट। लेकिन वहीं अगर मान लो हम एक पैरेलल ट्रेन को देखें जो सेम गति से, सेम स्पीड से हमारे सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो हमको वो जो ट्रेन है वो रुकी हुई नजर आती है। रुकी हुई नजर आने का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेन में मोशन नहीं है, मतलब हम जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन का जो मोशन है, उस ट्रेन का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और जो हमारी जो पैरेलल ट्रेन जो है वो ट्रैक पे जो रन कर रही है उसका जो मोशन है वो सेम डायरेक्शन में, सेम वैल्यू के साथ मोशन कर रहा है, सेम स्पीड के साथ मोशन कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह पाते हैं कि दैट ट्रेन और दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो अब यहाँ पे मोशन की जो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है वो ये बनती है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट यहाँ पे क्यों यूज किया है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आप यहाँ पे ये समझो कि हमारे आसपास का जो स्पेस है, जो सराउंडिंग है, उसको हम एक फ्रेम की तरह जो है वो कंसीडर करते हैं और उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास इतनी नॉलेज है वो सफिशियंट है, राइट। तो व्हेन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time or with respect to the frame of reference, then the object is said to be in motion। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अपने आसपास के जगह के हिसाब से और समय के हिसाब से अपनी अवस्था को, अपनी जो उसकी जो पोजीशन है उसको जब बदले, चेंज करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या वो वस्तु जो है वो गति कर रहा है, मोशन में है। अब वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होगा बच्चों, तो ऑब्जेक्ट का रेस्ट पे होने का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है ना। अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। अगर हम देखें जो सुबह के समय में हम देखते हैं कि जो सनराइज होता है, राइट, सनराइज होता है ईस्ट से, तो जब हम सन को देखते हैं सुबह के टाइम पे तो वो उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है। लेकिन अगर आप दोपहर को 12 बजे या 1 बजे, है ना, जब आप दोपहर को उसकी पोजीशन को देखोगे तो वो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो चुकी होती है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सन है वो मोशन कर रहा है, सन स्टेशनरी है, सन जो है वो वहां पे जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में है, लेकिन जो हमारा अर्थ है उस सन के चारों तरफ क्या है, घूम रहा है और अपने एक्सिस के अराउंड भी जो है वो रोटेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम ये कहते हैं कि जो सन है वो मोशन में है, बट एक्चुअल में क्या है, इट इज अ रिलेटिव मोशन। इट इज अ रिलेटिव मोशन कि सन मोशन में नहीं है, हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व हो रही है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो है वो सन जो है वो मोशन में है, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि रेस्ट और मोशन बच्चों क्या है, ये एक रिलेटिव टर्म्स है। रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहेगा, मींस वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है ना। एब्सोल्यूट का मतलब मेरे लिए रेस्ट पे है, आपके लिए रेस्ट पे है, किसी और पर्सन के लिए रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हर वक्त रेस्ट पे है। इसी तरह अगर मान लो कोई बॉडी, कोई मोशन, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गति कर रहा है, मोशन में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर ऑब्जर्वर के लिए, सबके लिए वो मोशन में है, वो गति कर रहा है, नहीं। मान लो कि अगर जैसे हम एग्जांपल लें कि हम अर्थ पे हैं और अर्थ पे हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो हमारे विद रिस्पेक्ट टू क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन जो पर्सन अर्थ के बाहर है ना, किसी स्पेस स्टेशन में है या अर्थ के बाहर है, मान लो मून पे है ना, अगर वो वहां से हमें ऑब्जर्व कर रहा है, हमको देख रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए हम रेस्ट पे नहीं होंगे। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है। अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है, और हम जिस पॉइंट से उसको देख रहे हैं, जिस पॉइंट से देख रहे हैं वो पॉइंट, उसका जो फ्रेम है, उसका जो सराउंडिंग है वो डिफरेंट है। अर्थ का जो सराउंडिंग है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम और दूर चले जाएं, तो और दूर जब जाएंगे तो जहां पे मून हमें रेस्ट पे लग रहा था, अब वो दिखेगा कि मून भी मोशन कर रहा है, वो भी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि जो रेस्ट और मोशन है ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, बट दे आर रिलेटिव टर्म्स। दे आर रिलेटिव टर्म्स कि हम एक ऑब्जेक्ट की मोशन को दूसरे ऑब्जेक्ट के पोजीशन से, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम एस्टिमेट करते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट पे है। सो आई होप आपको मोशन और जो रेस्ट है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अब आगे बढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस के लिए। ठीक है,
तो बच्चों नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? हमने बात की मोशन की। मोशन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो उसने कितना पाथ कवर किया, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब वो ऑब्जेक्ट जाएगा, वो किसी भी रास्ते जा सकता है। वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन में जा सकता है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऐसे घूम के जा सकता है, या फिर वो जिगजैग मोशन में जा सकता है ना। तो बहुत सारे देयर आर इनफाइनाइट वेज बाय विच द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो भी उसने रास्ता कवर किया, जो भी उसने पाथ कवर किया, उस पाथ की बच्चों लेंथ कितनी है, उस पाथ की लेंथ कितनी है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी अलोंग एनी पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। वही एक टर्म आती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मोशन किया, तो उसने सबसे छोटा रास्ता कौन सा जो है वो सिलेक्ट किया। सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? तो आप मुझे बताओ कि एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे हम मोशन करेंगे या गति करेंगे, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, है ना? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एक सीधी रेखा, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बताने की कोशिश करें, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का मिनिमम डिस्टेंस, और यू कैन से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है वो अलग अलग क्वांटिटीज हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, किस दिशा में वो मोशन कर रहा है ना, किस दिशा में वो उसने पाथ कवर किया, वो हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक छोटा रास्ता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ना, तो सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा उसकी एक क्या होगी, डायरेक्शन होगी कि किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ गया। दैट इज हैविंग डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं दोनों की एसआई यूनिट के बारे में। तो एसआई यूनिट क्या है कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट क्या है बच्चों? दैट इज मीटर। तो दोनों की एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन वही जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी नेगेटिव, वो नेगेटिव हो सकती है। अब कैसे नेगेटिव हो सकती है, इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो बच्चों हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया एक पॉइंट से और उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। एक स्ट्रेट लाइन में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर का। अब वही पॉइंट वापस आएगा उसी पॉइंट पे। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया यहाँ पे? 10 मीटर आगे गया और 10 मीटर वापस पीछे आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना हो गया? दैट इज 20 मीटर। 10 आगे और 10 पीछे की तरफ, दैट इज 20 मीटर। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा 0। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से उसने मोशन स्टार्ट किया है वापस वो उसी पॉइंट पे उसने अपना मोशन को एंड किया है। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट की अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। तो अब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम है। तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इन दैट केस द डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, अब अगर मैं एक और केस कंसीडर करता हूं कि इसी पॉइंट को हम और पीछे की तरफ ले जाए, है ना। एक पॉइंट से बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया, वो 10 सेंटीमीटर आगे गया और 10 सेंटीमीटर पीछे आया और उसके बाद फर्दर उसने मोशन किया 5 मीटर पीछे की तरफ। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज 10 आगे और 15 पीछे की तरफ। तो टोटल कितना हो गया? दैट इज 25 मीटर। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, दैट इज 10 मीटर, और दूसरे पॉइंट से फिर आया तो यहाँ पे 0 हो गया। अब 0 से जब हम डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां पे कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट माइनस का 5 मीटर हो जाएगा। सो दिस इज दी डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, वो उसकी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। सो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है काइनेमैटिक्स में, दैट इज अबाउट स्पीड। तो बच्चों स्पीड क्या है? तो स्पीड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी ऑब्जेक्ट में कितने टाइम इंटरवल में। सो इट इज द सिंपल, अगर हम सिंपल कहें, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उस बॉडी ने टोटल कितना टाइम लिया। तो ये तो एक जो डेफिनेशन है वो एक ब्रॉड डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलस के मेथड से समझें कि स्पीड का कंसेप्ट क्या है, तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि ऑब्जेक्ट टाइम के विद रिस्पेक्ट टू उसकी पोजीशन में कितनी चेंजेस आ रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो बच्चों स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अदरवाइज जो हम डेली लाइफ में स्पीड जो हम डिस्कस करते हैं या स्पीड का जो हम मेजरमेंट करते हैं वो किलोमीटर पर आवर में करते हैं, बट अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बच्चों स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लो आपको स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, तो जो किलोमीटर पर आवर में हमको वैल्यू गिवन है उसको हम 5/18, ओके, 5/18 एक टर्म है, एक नंबर है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। तो बेसिकली मैं आपको ये पूरे चैप्टर का जो है वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम मैथमेटिकल अभी इतना डिस्कस नहीं करेंगे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक टर्म्स को जानेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं इसका मैथमेटिकल जो है वो कैलकुलेशन जो है वो करके बताऊंगा, ठीक है। इसमें हम एक थ्योरेटिकल, हम इस वीडियो में थ्योरेटिकली इस चैप्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये तो बात होगी स्पीड की। तो स्पीड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। और बेटा स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है ना। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है, ठीक है। और हम ऑटोमोबाइल्स में एक डिवाइस होता है जो स्पीड को मेजर करता है। कौन सी स्पीड को मेजर करता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों। तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम स्पीड को मेजर करने के लिए डिवाइस है, दैट डिवाइस इज नोन एज स्पीडोमीटर। उसका नाम क्या बच्चों, याद रखना है, स्पीडोमीटर। और वहीं एक और डिवाइस लगा होता है हमारे व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, उसका नाम क्या है, ऑडोमीटर, एंड दैट डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, कि जो व्हीकल है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑडोमीटर, ओके। तो बच्चों स्पीड जो है वो दो तरह की होती है। स्पीड हमारे पास कितनी तरह की है, दो तरह की है। वन इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है इस टर्म के बारे में, इसको हम और थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, हमने अभी अभी क्या सीखा कि स्पीड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ इसकी स्पीड की। लेकिन अगर बच्चों वो जो पोजीशन में चेंज आ रहा है, ठीक है, वो जो पोजीशन में चेंज आ रहा है दैट चेंज इज इक्वल, मतलब बराबर बराबर चेंज आ रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर सिंपली इसकी एग्जांपल लें तो मान लो कि किसी बॉडी ने पहले एक सेकंड में मान लो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने अगेन 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके फर्दर नेक्स्ट सेकंड के बाद, एक सेकंड के बाद फिर से 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल हमारे पास 1 सेकंड का है, 1 सेकंड का है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट वो भी 10 मीटर के जो है वो उसमें वैल्यू में कर रहा है ना। तो यानी कि जो डिस्टेंस का मेजरमेंट है और जो टाइम का मेजरमेंट है वो इक्वल है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे स्पीड आएगी बच्चों दैट विल बी यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और लोअर क्लासेस में आप लोगों ने स्पीड का एक ग्राफ पढ़ा हुआ है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ पढ़ा हुआ है, एंड दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। वो जो ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, एंड उस स्ट्रेट लाइन से हमको स्पीड की नेचर के बारे में पता लगता है कि जो स्पीड है वो उसका नेचर क्या है, यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अगर तो लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन बने, इट मींस वो वेलोसिटी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मींस डिस्टेंस जो कवर कर रहा है बॉडी वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल हमने सेम रखना है, ठीक है, दैट इज सपोज 1 सेकंड का हमने टाइम इंटरवल कंसीडर कर दिया, लेकिन उसमें जो बॉडी का जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। अनइक्वल मींस टू से कि पहले एक सेकंड में मान लो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, अगले एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, अगले एक सेकंड में 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टाइम इंटरवल अपने पास सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट है दैट इज डिफरेंट। तो जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करते हो डिस्टेंस वर्सेस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसका जो ग्राफ आता है बच्चों वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आता, वो एक कर्व आएगा या जिगजैग ग्राफ आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, दैट इज इन 9th स्टैंडर्ड। तो एक एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेते हैं या पोजीशन लेते हैं, और एक एक्सिस पे हम जो है वो दैट इज टाइम लेते हैं। तो जिस एक्सिस पे हमने टाइम लिया उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जिस एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया या पोजीशन लिया उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उस ग्राफ का बच्चों जो स्लोप होगा, ठीक है, ये बातें जो है वो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको आप चाहो तो अपने नोट्स में साथ के साथ नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, ठीक है, वो हमको क्या बताएगा, वो हमको वैल्यू ऑफ स्पीड बताएगा। अब मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्लोप की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या होता है, अब जो बच्चे न्यू है ना, जिनको अभी इतना कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का नहीं पता, तो उनको डेफिनेटली स्लोप में प्रॉब्लम आएगी। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है कि जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो लाइन हमने ड्रॉ किया है उसका एंगल कितना है, उसका एंगल कितना है विद द टाइम एक्सिस, टाइम के साथ, टाइम वाले एक्सिस के साथ कितने एंगल से वो लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप बोलते हैं। और स्लोप से हमको ये पता लगेगा कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। अब मान लो दो एंगल है आपके पास, एक एंगल मान लो 45 डिग्री का है, एक एंगल आपके पास मान लो 60 डिग्री का है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ड्रॉ किया, यूनिफॉर्म हम यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म स्पीड में एक वैल्यू है वो 45 डिग्री के एंगल पे है और एक वैल्यू जो है आपको 60 डिग्री के एंगल पे है। तो इससे हम बता सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है। तो बच्चों किस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी, जिसका एंगल ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा है। तो 60 डिग्री वाले जो ग्राफ है उसका स्पीड ज्यादा होगा, 45 वाले का जो है वो कम होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे इस चैप्टर में बढ़ते हैं, दैट इज दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेलोसिटी। तो बच्चों जैसा कि हमको पता है कि वेलोसिटी भी सेम एक वही चीज है जो स्पीड है, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में एक डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो पर्टिकुलरली किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू दी टाइम टेकन, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितने टाइम में किया। तो ये तो एक ब्रॉड डेफिनेशन हो गई, लेकिन अगर हम इसको एग्जैक्ट डेफिनेशन हम इसकी देखें कैलकुलस वाले मेथड से, तो वो क्या आएगा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी। तो बच्चों वेलोसिटी अगेन दो तरह की होती है ना, जैसे स्पीड दो तरह की है वैसे ही वेलोसिटी भी दो तरह की होगी, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, जो हमने सेम डेफिनेशन पढ़ी है यूनिफॉर्म स्पीड की, इसी तरह हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर वो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है बच्चों, अगर वो इक्वल चेंज है, जैसे कि हमने स्पीड में पढ़ा था कि डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल चेंज आ रहा है, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट में भी अगर इक्वल चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट में अगर अनइक्वल चेंज आ रहा है, मींस पहले डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट है, नेक्स्ट सेकंड में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट है, अगले सेकंड में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट है, तो इस केस में हम बोलेंगे इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम वेलोसिटी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, तो अगेन जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया था वैसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको स्पीड के बारे में पता लगता है, उसके स्लोप से हमको स्पीड के बारे में पता लगता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से के स्लोप से हमको वेलोसिटी के बारे में पता लगता है। मेथड बच्चों वही है कि जिसका एंगल ज्यादा है उसकी स्पीड ज्यादा है, और जिसका एंगल ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि एक एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, एक एक्सिस के ऊपर हम टाइम की वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्पीड एंड वेलोसिटी। अब आइए इसके बीच में हम एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों स्पीड जैसा कि पता है, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों स्पीड, अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी बच्चों स्पीड जो है वो जीरो नहीं हो सकती, जबकि वेलोसिटी जीरो हो सकती है। क्यों जीरो हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। अब अगर किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मींस किसी बॉडी ने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे अगर आके वो एंड हो रहा है, उसका फाइनल पोजीशन भी सेम है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, उस केस में वेलोसिटी भी जीरो होगी। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है इट मींस वेलोसिटी भी क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने अभी अभी क्या डिस्कस किया कि वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। ठीक है, डिफरेंस क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया कि स्पीड इज कैन नॉट बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो। और स्पीड बच्चों नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसी तरह स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सिमिलरली वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव अगर हो गया तो उस केस में वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी बात क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई, आई होप, राइट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की। तो बच्चों एसआई यूनिट जो है स्पीड और वेलोसिटी की वो सेम है, दैट इज मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड, राइट, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है बच्चों वो सेम होती है। अब आगे हम बात करते हैं, हमने टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड डिस्कस कर लिया, उन दोनों के बीच में डिफरेंस हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उनकी हमने एसआई यूनिट्स डिस्कस कर ली। अब इसके बाद बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की। तो बच्चों एक्सेलरेशन भी कंसेप्ट बहुत नया कंसेप्ट नहीं है, आप लोगों को पता ही है एक्सेलरेशन क्या होता है, और जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है इसके बारे में तो हम इसको ब्रीफ में जो है वो बेसिक से ही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है, पहले उसकी वेलोसिटी डिफरेंट थी और टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू
टाइम, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, तो बेसिकली जो एक्सेलरेटेड मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि जब वेलोसिटी में जो चेंज है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है, राइट। तो एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा बच्चों, मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन भी बच्चों दो तरह का होता है। एक्सेलरेशन दो तरह का कौन सा होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हमने बात अभी क्या कही है कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिफॉर्म चेंज भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज भी हो सकता है। कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी कह लो, वेलोसिटी पहले मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, और एक टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद, मान लो 1 सेकंड का टाइम ले लिया हमने, टाइम इंटरवल 1 सेकंड का ले लिया। 1 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई। नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गई। उसके अगले सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल तो सेम है, टाइम इंटरवल जो क्या है सेम है, दैट इज 1 सेकंड, लेकिन जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है बच्चों वो सेम चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वहीं अगर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम ना हो, वो अनइक्वल हो, ठीक है, पहले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, तो अगर इस तरह से वेलोसिटी में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ जो होगा बच्चों वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो एक कर्व होगा। वो कर्व ऊपर की तरफ भी हो सकता है, वो कर्व नीचे की तरफ भी हो सकता है, या फिर वो कर्व ऐसे जिगजैग मोशन, जिगजैग नेचर का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की किस तरह का हमको मोशन जो है वो, या किस तरह का हमको डाटा गिवन है वेलोसिटी और टाइम का, ओके। इसके बाद एक्सेलरेशन कितनी तरह का पढ़ते हैं, दो तरह का, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है, टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब जैसे मान लो पहले बॉडी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, उसके अगले सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 30 मीटर पर सेकंड हो गया, मींस यहां पे क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि दिस इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, पहले मान लो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, उसके अगले सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड हो गई, उसके अगले सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो गई, तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो दोनों केस में हो सकता है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्मली इक्वल डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट, नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है बट वो जो डिक्रीज है वो डिक्रीज सेम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है अनइक्वली, है ना, अनइक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी अनइक्वली डिक्रीज कर रही है कि पहले 1 सेकंड में 10 मीटर का डिक्रीज आया, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का डिक्रीज आया, अगले 1 सेकंड में फिर से 10 मीटर पर सेकंड का डिक्रीज आया, तो इस केस में हम बोलते हैं इसको नेगेटिव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो बच्चों एक एक्सिस पे हम लेंगे वेलोसिटी और एक एक्सिस पे हम लेंगे टाइम। तो ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी लेना है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमने टाइम की वैल्यूज लेनी है। तो अगर बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है स्लोप के बारे में, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप अगर ज्यादा है इट मींस उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, और अगर स्लोप कम है इट मींस उसका एक्सेलरेशन कम है। तो स्लोप का मतलब क्या होगा कि एंगल कितना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एंगल बन रहा है टाइम एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बन रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको इस पूरे चैप्टर की जो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, इस पूरे चैप्टर का मैं आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स देखो जो क्या होता है कि जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना, तो मैथमेटिक्स जो है वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बाद में आता है,
ठीक है, बहुत बाद में, मतलब कि पहले आपको उस पूरा जो सिस्टम है, उस पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको प्रॉपर जो है वो एक एक चीज बारीकी से पता होनी चाहिए। उसके टर्म्स जो के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ हमारा फिजिकल लाइफ में हमारे पास कहाँ कहाँ उसका जो है वो यूज हो रहा है ना, हमारे आसपास प्रैक्टिकल सिचुएशंस क्या है उसके रिलेटेड, वो मतलब सारा कुछ आपको पहले अगर पता होगा तब आप इसके मैथमेटिक्स को इसके कैलकुलेशंस को आप इजीली समझ सकते हो। तो मेरा पर्पस इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना है कि आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ काइनेमैटिक्स, तो इसके बारे में आपको जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको होनी चाहिए, मैं इस चैप्टर को समझने के लिए मेरा मोटिव सिर्फ आप इतना है कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको वो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिसको हम मोस्टली जो है वो इग्नोर कर देते हैं। हमारा जो मेन फोकस होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे, डेरिवेशंस पे और हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके ऊपर होता है। हम इन छोटी छोटी डेफिनेशंस को कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं और जिससे हमको बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कंसेप्ट को समझने में, उसका जो कोड है उसको समझने में हमको प्रॉब्लम आती है। तो आई होप ये वीडियो आपको जो है वो बेसिक डेफिनेशंस आप सभी को इससे क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट या कोई क्वेरी आती है तो आप हमको कमेंट में उसका जो क्वेरी है वो लिख के भेज सकते हैं, हम उनके ऊपर देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को जल्दी से वाइंड अप करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, हम एक्सेलरेशन पे पहुंच चुके हैं, 90% चैप्टर हमारा ये जो है वो फिनिश हो चुका है। जो हमारी बेसिक डेफिनेशंस हैं, इसके बाद मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, दैट वी विल स्टडी इन दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, सो बच्चों हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होता है। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आ गए थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको पता है कि उसका जो स्लोप होगा वो हमको वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, जितना स्लोप ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जितना स्लोप कम होगा मींस जितना एंगल कम होगा उसका जो एक्सेलरेशन है उतना कम होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उससे रिलेटेड हम फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड से रिलेटेड हम कुछ काइनेमेटिक इक्वेशंस, जिसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हो, वो डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी से एक ब्रीफ का जो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो बनाया हुआ है। इसमें हमने कैलकुलस मेथड से उस वीडियो लेक्चर में कैलकुलस मेथड से उन तीनों इक्वेशंस को हमने प्रूव किया है। तो आई मैं आपके इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को पहले अच्छे से देखो। ठीक है, उसमें क्या हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उस फॉर्मूले को हमने प्रूव किया है। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में वो तीनों फॉर्मूले आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों वो तीन फॉर्मूले कौन से हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के। फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो आपने सबने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पे v क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है यहाँ पे, a मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो जितने भी हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों यूनिफॉर्म मोशन के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको प्रॉब्लम में नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ रहा है तो आप इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये आपके पास तीन इक्वेशंस हैं। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस का जो डेरिवेशन है, इसका जो प्रूफ है, वो हम ऑलरेडी इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो के ऊपर जाइए और उन तीनों फॉर्मूले को जो कैलकुलस मेथड से हमने प्रूव किए हैं उसको आप अच्छे से समझिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी मैथमेटिक्स होगा, जितना भी हम न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक के ऊपर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स की वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है, उसका भी जो लिंक है वो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आई होप आप उसको जरूर जो है वो वॉच करेंगे और उसके बाद हम इसको लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।